Good morning, children. I am Anjana ma'am, and I'll be continuing with your biology classes. Right? Children, you had already completed chapter number 1, diversity in living organisms. The second chapter was also done till the kingdom protozoa. Today we are going to start with kingdom fungi. फंजाई, एज यू ऑल नो, फंगस जिसे हम हिंदी में फफूंद कहते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. देयरफॉर दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यूनिक किंगडम है जिसका ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ग्रीन प्लांट से डिफरेंट होती हैं. सबसे पहली यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के अंदर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दैट इज़ दे आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स? हेट्रोट्रोफ्स का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो फंगस आर फॉलिंग इन दैट कैटेगरी. They show a great diversity in morphology and habitat. अंडरलाइन करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, दिखने में बाहरी रूप से वो प्लांट्स कैसे होते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. मॉर्फोलॉजी कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. हैबिटाट, किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं. बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल हैं, हम अपने घर में डे टू डे लाइफ में देखते हैं. When your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungus. कई बार हम देखते हैं ना, घर में ब्रेड जो है वो ख़राब हो गई, उसके ऊपर ब्राउन से ब्लैक कलर के ग्रेइश कलर के पैचेस आ गए. या कई बार आपने देखा होगा जो हमारा घर में होममेड पिकल जो होता है, अचार होता है, उसके ऊपर अगर हमने सफिशेंट एक ऑयल की लेयर नहीं रखी तो उसके ऊपर हम देखते हैं वाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं. ये जो वाइट कलर के पैचेस हैं, दे आर कॉल्ड फंगस, दे आर फंजाई. The common mushroom you eat and toadstools are also fungus. Common mushroom खुम्बी जो कि हम खाते हैं, एडिबल फंगस है. और दूसरा होता है टोडस्टूल जो बारिश के दिनों में देखा जाता है, जिसे हम हिंदी में बहुत हमारी कॉमन लैंग्वेज में मेंढक का छाता कहते हैं. ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? फंगस के एग्जाम्पल्स हैं. White spots seen on mustard leaves are due to the parasitic fungus. मस्टर्ड लीव, सरसों की पत्तियां जो होती, खेतों में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से वाइट कलर के या ग्रेइश कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं रूट्स के ऊपर. सम यूनिसेल्युलर फंगस, एग्जाम्पल ईस्ट, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. सो चिल्ड्रन, ऑल द फंगस आर नॉट हार्मफुल. सारी फंगस जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती है. उसमें से कुछ फंगस ऐसी भी होती हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, जो हम काम में लेते हैं, हम उनसे अपने बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. उसका एक एग्जांपल है ईस्ट, विच आई यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. अदर फंजाई कॉज, कुछ फंगस ऐसी होती है विच कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. कॉमन एग्जाम्पल है वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. गेहूँ की पत्तों में ये बीमारी हो जाती है और ये बीमारी कौन सी फंगस क्रिएट करती है? पक्सीनिया क्रिएट करती है. प्लीज़ अंडरलाइन दीज टर्म्स बिकॉज दे मे बी आस्क्ड एज योर MCQ इन योर एग्जाम्स. सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जिनसे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स मिलती हैं. एंटीबायोटिक्स जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि हमारे बहुत सारी डिजीज़ के अंदर, हमारे एलिमेंट्स के अंदर हमें क्योर करने में काम आती हैं, वो दवाइयाँ हम इनसे बनाते हैं. पेनिसिलियम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है. फंजाई, अ कॉस्मोपॉलिटन एंड अकरिंग इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. कॉस्मोपॉलिटन फंगस जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वो हर जगह पे पाई जाती है, हर एनवायरनमेंट में पाई जाती है, हर प्लांट के, एनिमल के ऊपर, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, हर एक के ऊपर पाई जाती है. सो इट हैज़ अ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं? जहाँ नमी हो, गर्मी हो, वार्मथ हो, ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर हो, ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं. इस बारिश के मौसम में फंगस बहुत जगह पे देखी जा सकती है.
Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. कभी सोचा है कि हम अपने खाने को जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। घर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अचार हम घर में अपना होममेड पिकल बनाते हैं, उस पिकल के अंदर हमेशा एक हम बड़ी लेयर रखते हैं ऑयल की, और उस ऑयल से वो हमारा पिकल जो है वो प्रोटेक्टेड या कवर्ड रहता है, जिससे कि उस खाने की उस पिकल के अंदर क्या है, फंगस ना लग सके। विद द एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर, अंडरलाइन करें, ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेल्यूलर है। फंजाई एंड फिलामेंटस, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। बॉडी जो होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ऐसे बहुत सारी फंगस होंगी और बहुत सारे फंगस के ये हाइफे होंगे, और सारे हाइफे जो होंगे वो एक साथ एक दूसरे में क्लस्टर होकर के क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. कुछ हाइफे जो होते हैं फंगस के वो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। These are called as, इस तरह के हाइफे को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफे, हाइफे क्या है? फंगस का फिलामेंट है, स्टॉक है, क्योंकि फंगस भी एक प्लांट है तो उसका स्टॉक है। उस स्टॉक के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड देयर आर अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। इस तरह का फंगल हाइफे जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगल हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन कर लें। Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके बीच बीच में इस तरह से क्या होता है? सेप्टास होते हैं, वॉल होती हैं। तो पूरा हाइफे जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है साहब? चैम्बर्स में, अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter. Most of the fungus कैसी है? They have heterotrophic mode of nutrition, that is they depend on the other organisms for their food, and especially when we talk about the case of fungus क्या करती है? Since they do not have any digestive system, so what do? They secrete certain enzymes from their body, and which converts the complex food material into simple form, and that simplest food material can be easily absorbed by the fungal body, right? For dead substrates and hence are called as saprophytes. तो फंगस क्या कहलाती हैं? सैप्रोफाइट्स कहलाती हैं। सैप्रोफाइट्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि फंगस जो होती है वो अपने फूड को, पहले डेड फूड को डिकम्पोज करती है, डिकम्पोज करने के बाद में उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सॉल्युबल फॉर्म इट इज इजीली absorbed by the fungal body. So such type of mode of nutrition is called as saprophytic mode of nutrition. Those that depend on living plants and animals are called as parasites. Saprophytes तो dead decomposed body से अपना food material लेते हैं। कुछ फंगस ऐसी भी होती हैं जो living organisms हैं, plants and animals हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रहती हैं और उनसे न्यूट्रिशन भी गेन करती हैं। तो ऐसी फंगस क्या कहलाती हैं? पैरासाइट्स कहलाती हैं। They can also live a symbiont life. Symbiosis, a close association between two organisms in which both the partners are mutually benefited and nobody is at lost. Symbiosis हमने लाइकन का एग्जाम्पल अपने 10th में पढ़ा था। उसमें हमने सिम्बायोसिस में हमने क्या डिफाइन किया था? सिम्बायोसिस के अंदर हमेशा दो पार्टनर्स होते हैं। अब ये दोनों पार्टनर्स दोनों प्लांट्स भी हो सकते हैं, दोनों एनिमल्स भी हो सकते हैं, और एक प्लांट या एनिमल भी हो सकता है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और कोई भी पार्टनर एक दूसरे का नुकसान नहीं करता। बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। सच टाइप ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called as symbiosis, and the organisms are called as symbionts. So an example
of fungus associated with algae is called as lichens. जब फंगस ग्रीन एल्गी काई के साथ में एसोसिएशन में होती है तो फंगस क्या करती है? फंगस तो लाइकन्स एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. इन टर्न व्हाट द एल्गी इज डूइंग, सिंस एल्गी आर ग्रीन इन कलर, दे possess chlorophyll, so what do? They prepare their food by the process of photosynthesis, and therefore they provide the nutrition to the fungus, and in turn the fungus is allowing them the support and also providing them with water and minerals to prepare the food. So both are mutually benefiting each other, nobody is at loss. Such association is called as symbiosis, and both are called as symbionts. Clear? और जब फंगस हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ में एसोसिएशन में होती है तो उसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, माइकोराइजा. प्लीज अंडरलाइन कर लें इन टर्म्स को. रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग. वेजिटेटिव मीन्स का मतलब होता है कोई भी फंगस का वेजिटेटिव पार्ट जो होता है दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू फंगल फिलामेंट और फंगल प्लांट. फ्रेगमेंटेशन, अगेन breaking up of the fungal filament, and each fragment is capable of giving rise to a new fungal filament, that is fragmentation. हमने स्पायरोगैरा में पढ़ा था. स्पायरोगैरा के हालांकि एल्गी है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. फिजन, स्प्लिटिंग, फंगल बॉडी का स्प्लिट हो जाना, वो फिजन कहलाएगा. बडिंग, ईस्ट में हमने पढ़ा है, ईस्ट सेल्स बड फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे चेन ऑफ बड्स बनती है. 10th में पढ़ा था हमने एक्सपेरिमेंट में, चेन ऑफ बड्स बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं साहब? बडिंग कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है. अब ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं फंगस के अंदर? कोनिडिया कहलाते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं, या जूस्पोर्स कहलाते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. ये आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज के नाम हैं जिनके थ्रू फंगस रिप्रोड्यूस करता है. जैसे कि हमने हायर एनिमल्स के अंदर पढ़ा था कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन होता है, और उस गैमीट फॉर्मेशन में सब क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गैमीट्स या स्पर्म सेल्स बनाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनाता है? एग सेल या ओवम बनाता है. तो इसी तरह से फंगस के अंदर भी एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद में आपका फिजन एंड बडिंग, दीज आर द वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन से होगा? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होंगी जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं. स्पोर्स के दूसरे नाम हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. और इसी तरह से फंगस के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्टिव बॉडीज के थ्रू होगा? oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. और ये जो अलग अलग जो स्पोर्स आप देख रहे हैं ना, कोनिडिया है, या स्पोरेंजियोस्पोर है, जूस्पोर है, एस्कोस्पोर है, oospore है, या बेसिडियोस्पोर है, ये अलग अलग रिप्रोडक्टिव बॉडीज के अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, और उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं. The sexual cycle involves the following 3 steps. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फंगस के अंदर वो 3 स्टेप्स के अंदर होगा. पहला स्टेप कौन सा होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स. प्लीज अंडरलाइन करें चिल्ड्रन. प्रोटोप्लाज्म, नाउ व्हाट इज द टर्म प्रोटोप्लाज्म? कंप्लीट सेल. कंप्लीट सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कंटेंट कंप्लीट है. एक कंप्लीट सेल को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं. हमने 9th के अंदर और 10th के अंदर एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की, 8th में, द प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है सेल इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द सेल हैज द DNA, द सेल हैज द अदर असेंशियल एलिमेंट्स विच आर ऑल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन.
सो प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट हम सेल को प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और प्रोटोप्लाज्म को कंप्लीट हम सेल भी कह सकते हैं। तो साहब ये जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरीके से होगा। पहला तो क्या होगा कि भाई 2 सेल हैं, वो दोनों सेल आपस में कंप्लीटली फ्यूज हो गए, ठीक है। अब ये फ्यूजन जो होगा ये 2 मोटाइल, मोटाइल का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, मोटाइल का मतलब है when both the cells can move, non-motile gametes when both the gametes are not capable of moving, that is they cannot move, they are fixed। ऐसे जब 2 प्रोटोप्लाज्म का या 2 सेल्स का कंप्लीट यूनिफिकेशन होता है या 2 गैमीट्स आपस में कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं, अब वो गैमीट्स कौन हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। उनका जब कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम प्लास्मोगैमी कहते हैं, राइट। व्हाट इज इट कॉल्ड, प्लास्मोगैमी। जब 2 गैमीट्स क्लोज आए और दोनों गैमीट्स के खाली न्यूक्लियस का ही फ्यूजन हो, उसको हम कहेंगे कैरियोगैमी, राइट। उसको क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। तीसरा स्टेप होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मैंने आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि मेल स्पर्म और फीमेल एग सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमीट जो होता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमीट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, राइट, बोथ आर हैप्लॉइड, दैट इज दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। व्हेन बोथ ऑफ देम फ्यूज टुगेदर, दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो क्या बन गया सब, n+n कितना हो गया, 2n हो गया। ये 2n स्ट्रक्चर क्या कहलाया, जाइगोट कहलाया। क्या कहलाया साहब, ये जाइगोट कहलाया। अब भाई ये जाइगोट जो होगा, ये जाइगोट धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो किससे करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन से ग्रो करेगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन से ग्रो करने के बाद में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और हम देखेंगे कि ग्रोथ होने के बाद में कंप्लीट लिविंग बॉडी बन गई, जिसके सारे सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ डीएनए कितना है, 2n है। आगे समझ में। अब साहब ये जो 2n जो सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो 2n सेल्स हैं ये वापस से क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड 2 सेल्स बनाएंगे। वापस से इनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, उनके अंदर डीएनए हाफ होता है। और स्पोर्स कब बनेंगे, जब जाइगोट के बनने के बाद में मियोसिस होगा। मियोसिस किसके अंदर होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। जो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन करेंगी, जो गैमीट्स बनाएंगी, उनके अंदर मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद में सब क्या होगा, फिर वापस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स वापस से फ्यूज करेंगे तो उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। और इस तरह से ये प्रोसेस जो होगा दैट विल कीप ऑन गोइंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। जब भी एक फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली तो क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे। 2 हैप्लॉइड हाइफे का मतलब है जिनके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए आधा आधा है, दोनों क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। आके क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे या फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन करने के बाद में क्या बना लेंगे, 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे। आ गया समझ में।
और ये जो हाइफे दो जो होंगे जो कि आपस में फ्यूज करेंगे या मेट करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर्स होने चाहिए। कंपैटिबल पार्टनर्स का मतलब है दोनों एक दूसरे के नोन होने चाहिए। अननोन स्पीशीज के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं देखी जाती है। आया समझ में? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता क्या है? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर हमें सपोज करिए चाइना रोज का फ्लावर चाहिए या हमें कोई भी पर्टिकुलर एक प्लांट चाहिए, तो उस प्लांट के अंदर वो प्लांट या कोई फ्रूट हमें डेवलप करना है, तो उस फ्रूट के अंदर सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन, सपोज करो वी वांट गोवा फ्लावर, गोवा का फ्रूट चाहिए, अमरूद का हमें फल चाहिए, तो अमरूद के जो फूल होंगे, जो फीमेल फ्लावर्स होंगे, उनके स्टिग्मा पे कौन आने चाहिए? पोलन ग्रेन्स किसके आने चाहिए? मेल, गोवा प्लांट के मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आकर के फीमेल फ्लावर ऑफ गोवा फ्लावर के उसके स्टिग्मा पे डस्ट होने चाहिए, और डस्ट होने के बाद में ही दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अ गोवा प्लांट विल ओनली गिव राइट्स टू तो गोवा फ्रूट्स। अमरूद के पेड़ के ऊपर हम कभी अनार नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के अंदर कि किटन, कैट्स विल गिव ओनली बर्थ टू किटन्स, डॉग्स विल गिव ओनली बर्थ टू पपीज एंड ह्यूमन बीइंग्स विल ओनली गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबीज। तो दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर, राइट? In some fungi, the fusion of two haploid immediately result into diploid cells। मैंने आपको बताया दो हैप्लॉइड फंगस हाइफे पास पास आए, दोनों आपस में फ्यूज हुए और उन्होंने क्या बना दिया? डिप्लॉइड फंगल हाइफे बना दिया। However, in other fungi, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ये फंगस की दो क्लासेस हैं। अब अभी हम इनको आगे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो फंगस की जो है क्लासेस हैं, एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। ये एक्सेप्शन केसेस हैं, मैं प्लीज अंडरलाइन कर लेना, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। इनके अंदर क्या होता है? डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। डाइकैरियोटिक सेल का स्टेज का मतलब होता है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। मतलब सेल कैसा होता है? डाइकैरियन होता है। डाइकैरियन, डाई मीन्स टू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस हैं। तो ऐसे सेल को हम डाइकैरियन न्यूक्लियस कहते हैं, डाइकैरियन सेल कहते हैं या डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। ठीक है? अकर्स such a condition is called a dikaryon and the phase is called as dikaryophase of fungus। तो प्लीज़ अंडरलाइन, आपसे पूछा जा सकता है साहब कि फंगस की कौन सी ऐसी दो क्लासेस हैं जिनके अंदर डाइकैरियन सेल होता है या डाइकैरियोटिक फेज देखी जाती है। तो इफ़ यू नो इट यू कैन वेरी वेल आंसर दैट द टू क्लासेस ऑफ फंजाई विच हैव अ डाइकैरियोफेज और हैव अ डाइकैरियन सेल दैट आर एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, राइट? जनरली क्या होता है? एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। बस फंगस की ये जो दो क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इनके अंदर फंगस के एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है डाइकैरियन स्टेज हो गया ना, डाई का मतलब दो और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स। अब फ्यूजन होगा, पेरेंटल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा सब, पेरेंटल सेल्स का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद में सब वो क्या बना? डिप्लॉयड बना। डिप्लॉयड बनने के बाद में फिर क्या होगा? द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन, फिर ऑब्वियसली बात है डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड से क्या बनेगा? हैप्लॉयड बनेगा। और हैप्लॉयड बनने के लिए क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा या सब क्या होगा? मियोसिस होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की कैसी है? स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है? फ्रूटिंग बॉडीज़ किस तरह से डेवलप हो रही हैं या किस तरह की बन रही हैं? इसके बेसिस पे, इन तीन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने साहब क्या किया है?
किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। आ गया समझ में? सो चिल्ड्रन, today we have discussed kingdom fungi in general. In tomorrow's class I am going to discuss the 4 major classes of kingdom fungi, that is Phycomycetes, Ascomycetes on page number 23 and Basidomycetes and Deuteromycetes on page number 24. I hope I'll complete the chapter tomorrow or most probably day after tomorrow. So please read the chapter, go through the topic which I have explained you. If you have any doubts, you can easily ask me. Thank you so much. Good morning, children. In our last class, we had discussed about kingdom fungi, right? Today we are going to start with the 4 major classes of kingdom fungi. What are the different characters of these 4 major classes? What are their modes of reproduction? In what type of habitat do they occur? All these points we are going to cover. The first class of fungi is Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat. Aquatic का मतलब है पानी में पाए जाते हैं. They may be also found on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. Decaying wood, गली हुई लकड़ी, moist जगह जहाँ बहुत नमी हो, damp places हों, moisture content ज़्यादा हो, वहाँ पे ये plants के ऊपर as an obligate parasite present होते हैं. The mycelium is aseptate and cenocytic. इसका Phycomycetes का जो mycelium होता है, ये माइसीलियम जो होगा ये सब कैसा होता है? ये एसेप्टेट होता है. एसेप्टेट का मतलब है इसके बीच में सेप्टास नहीं होते. एंड सीनोसिटिक का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, राइट? एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई, सीनोसिटिक एंड सेप्टेट कंडीशन हमने पढ़ी थी. तो एसेप्टेट का मतलब क्या हुआ? जब किसी भी माइसीलियम के अंदर सेप्टा नहीं हो, माइसीलियम जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड ना हो. और सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है? सीनोसिटिक का मतलब होता है व्हेन द सेप्टा कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. Asexual reproduction takes place by zoospores. Asexual reproduction Phycomycetes के members में किससे होता है? zoospores से होता है. zoospores क्या हैं? reproductive structures हैं. और ये कैसे होते हैं? इनके अंदर motile होते हैं. motile का मतलब है they can move from one place to another. और it may also occur by asplenospores which are non-motile. तो फाइकोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह के स्पोर्स से होता है. जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं एंड ए प्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं. These spores are endogenously produced in sporangium. Sporangium, this is the sporangium. Please look on to figure 2.5b. ये sporangium है और इस sporangium के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं साहब? एस्प्लेनोस्पोर्स. ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. एंडोजीनस का मतलब होता है अंदर, किसी भी रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनस प्रोडक्शन. अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स. ज़ाइगोट या ज़ाइगोस्पोर, जब 2 गैमीट्स आपस में एन और एन हिप्लॉइड जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2n बनाएंगे. फाइकोमाइसिटीज फंगस के केस में हम उसको क्या कहेंगे साहब? ज़ाइगोस्पोर कहेंगे. और वैसे हम उसको क्या कहते हैं? ज़ाइगोट भी कहते हैं. क्लियर? These gametes are similar in morphology. Please underline, these gametes are similar in morphology. Similar in morphology का मतलब है ये जो दोनों gametes हैं, जो 2 different gametes हैं या spores हैं, ये दोनों सेम होते हैं. इनकी morphological जो morphology जो होती है, ये external appearance जो होती है, they are identical. और जब gametes identical होते हैं, similar होते हैं morphology में, तो हम उस condition को क्या कहते हैं? Isogamous situation कहते हैं.
और डिसिमिलर एनाइसोगैमस और oogamous। दो तरह के हो सकते हैं। अगर गैमीट सिमिलर हैं तो उसको हम आइसोगैमस कहेंगे। अगर दोनों गैमीट्स एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, शेप साइज स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, तो उनको हम कहेंगे एनाइसोगैमस और oogamous गैमीट्स। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, फिगर 2.5a, म्यूकर, राइजोपस जो कॉमन ब्रेड फंगस है, ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। प्लीज़ अंडरलाइन करें साहब, तीन मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीट्स के, जिनके अंदर म्यूकर है, राइजोपस है जिसे हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस पाई जाती है उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस, एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड प्लांट। सरसों की लीव्स के ऊपर जो फंगस पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज एल्ब्यूगो। I hope it is clear to all of you. Now let's proceed on to the next part, that is the Ascomycetes. The second class of kingdom fungi is Ascomycetes, commonly known as sac fungi. Sac fungi, the Ascomycetes are mostly multicellular. Sac fungi का मतलब होता है their body is bag-like और sac-like, so sac fungus कहते हैं इसको। These members of this class are mostly multicellular. Please underline करें, multicellular fungus होती है, the body is made up of multiple of cells. Penicillium और rarely unicellular. Penicillium इसका Ascomycetes का ही member है, example है, पर Penicillium एक exceptional case है जो कि unicellular है। Example East Saccharomycetes, they are saprophytic. Ascomycetes के members क्या हैं साहब? Saprophytic हैं। We all know what is the meaning of saprophytic. Saprophytes are those which depend on the dead and decaying organic material and they use it as their food, right? Decomposers, they decompose the dead organic material, complex material को अपने enzymes के through ये किस में convert करते हैं? Decompose करते हैं, उनको simple soluble form में convert करते हैं and then they are utilizing it, right? Then they may be parasitic or corpophilous fungus growing on dung. पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि किसी भी दूसरी लिविंग बॉडी, होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं या उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और ईदर दे आर डूइंग बोथ द थिंग्स। एंड द फोर्थ कंडीशन इज कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस फंगस कौन सी होती है? जो जनरली डंग का मतलब है गोबर पे, काउ डंग के ऊपर जो एनिमल एक्सक्रीटा पे जो फंगस ग्रो करती है, दैट फंगस इज कॉल्ड एज कॉप्रोफाइलस फंगस। सो एस्कोमाइसिटीज क्या है? सैक फंगस है, कॉमनली मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल रेयरली यूनिसेलुलर एग्जाम्पल कौन सा है साहब? ईस्ट है। दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स यू ऑल नो विच depend on the dead decomposed material. The fungus may be decomposers, they may be parasites, they may be coprophilous. Please underline the terms because they may be asked as your MCQ questions. Now please turn on to page number 24. Mycelium is branched and septate. माइसीलियम, एस्कोमाइसिटीज के फंगस के मेंबर्स का जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच कैसे साहब? एक माइसीलियम से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, जैसे हम पेड़ में देखते हैं, हायर एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं। सेप्टेट होता है, माइसीलियम इज सेप्टेट, सेप्टास आर प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट माइसीलियम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स और कंपार्टमेंट्स। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या हैं? कोनिडिया हैं। Reproductive bodies are called as conidia because they are produced exogenously on the special mycelium called conidiospores. Please underline the terms. The asexual Ascomycetes के अंदर asexual spores क्या है? Reproductive bodies क्या कहलाती हैं? Conidia कहलाती हैं। किसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं? Conidiospores के अंदर, pores के अंदर प्रोड्यूस होती हैं and they are produced exogenously. Mind remember it, Phycomycetes के member में क्या था? The spores were produced endogenously and here the spores are or the conidias are produced exogenously. कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और ये कोनिडिया जब जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? फंगल माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर इज एस्कस।
दोनों तरह से देखिए, द एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया कहलाते हैं, कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं। और ये किस में प्रोड्यूस होते हैं? कोनिडिया बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं तो वो फंगस का माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पेशल तरह के स्पोर्स से होता है जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एंडोजीनसली किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? फंगस की जो सैक लाइक बॉडी होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। The SI are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps। और ये SI जो हैं ये एक तरह की मेन फ्रूटिंग बॉडी होगी, उसके अंदर अलग अलग ये SI प्रोड्यूस होंगे, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? सब एंडोजीनसली एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स इसके कौन से? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर के एग्जाम्पल कौन है? एस्परजिलस है, क्लेविसेप है एंड न्यूरोस्पोरा है। प्लीज अंडरलाइन द टर्म, प्लीज अंडरलाइन दीज special technical terms. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies। आपसे पूछा जा सकता है साहब कि एस्कोमाइसिटीज के कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कि हम एडिबल फंगस के रूप में यूज़ में लेते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब है जो कि बहुत डिलीशियस हो, खाने में बहुत ही अच्छे हों। डेलिकेसी तो दे आर मोरेल्स एंड ट्रफल्स एंड दे आर द एक्सक्लूसिव मेंबर्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज। Now let's proceed on to the third class, that is the Basidiomycetes। Commonly known as forms of Basidiomycetes are mushrooms। आप सबने देखा है मशरूम, मेंढक की छतरी, ब्रैकेट फंगस of puffballs। They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites। बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं कौन हैं? मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंगस हैं या पफबॉल्स हैं। कहाँ पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स ऑफ वुड, पेड़ के तने पे, मॉइस्चर जहाँ पे भी होगा फंगस विल डेफिनेटली ग्रो देयर, एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। The mycelium again is branched and septate। mycelium branched है, septate है, septas are present। The asexual spores are generally not found। minded underline करें, asexual spores Basidiomycetes में नहीं पाए जाते। so we can say that asexual reproduction जो है वो exactly asexual reproduction नहीं हो करके हम इसको vegetative reproduction या vegetative propagation कह सकते हैं, and that is being done by fragmentation। that is the most commonest method of asexual or vegetative mode of reproduction। now children, what is fragmentation? Fragmentation is when a mycelium is broken into a number of fragments or piece, and each piece is capable of giving rise to a new fungal filament, as we have already studied in 10th standard in the class algae में हमने Spirogyra के अंदर fragmentation से पढ़ा था। तो fragmentation is the same process as it is occurring in class Basidiomycetes। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, कोई भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस बेसिडोमाइसिटीज क्लास में नहीं होता है, पर यहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है जिसके अंदर किनका फ्यूजन होता है? दो वेजिटेटिव और या दो सोमेटिक सेल्स जो होते हैं या दो वेजिटेटिव माइसीलियम जो होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड they fuse with each other, and therefore we can call it as the sexual reproduction। minded Basidiomycetes के अंदर there are no sexual reproductive bodies, there are no sexual reproductive structures formed। sexual reproduction can only be considered as the two different strains of two different genotypes coming close to each other, fusing with each other, their DNA fuses with each other, and therefore it can be called as the most simplest method of sexual reproduction। The resultant structure is dikaryon। Dikaryon is what? When a cell has two nuclei, that is a dikaryogamy or dikaryo condition, which ultimately gives rise to basidium। और ये जो डाइकैरियन जो सेल होता है, डाइकैरियन, डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जब एक ही फिलामेंट में या एक ही सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस होते हैं तो उस फेज़ को हम डाइकैरियन फेज़ कहते हैं। और ये डाइकैरियन फेज़ जो है ये फाइनली किसको ग्रो करता है? बेसिडियम को ग्रो करता है।
Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores. अब देखो ये जो डाइकैरियन जो सेल है इसको हम बेसिडियम भी कह सकते हैं. अब इस बेसिडियम के अंदर क्या होगा साहब, रिडक्शन डिविजन होगा, या हम उसको कह सकते हैं इट विल हैव मियोसिस. और मियोसिस से क्या होगा, जो सेल्स होंगे द डीएनए वुड बी रिड्यूस टू हाफ, द जेनेटिक मटेरियल विल बी डिवाइडेड इनटू हाफ. और 2 न्यूक्लियस हैं तो एक न्यूक्लियस जब आधा होगा तो फाइनली हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. Again, exogenous production होता है. The basidia arranged in fruiting bodies called basidiocarps. और ये basidiospores जो होते हैं exogenously externally बनते हैं, पर एक मेन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेड मोल्ड में बताया था कि ब्रेड मोल्ड में स्पोरेंजियम होता है, माइसीलियम होता है और फंगल हाइफे होता है. तो ये जो स्पोरेंजियम है उसी तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, बेसिडियोकार्प कह सकते हैं, मेन फ्रूटिंग बॉडी. और इस मेन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं दे आर ऑल अरेंज्ड. सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस मशरूम. मशरूम जो है मेंढक की छतरी जो बारिश के मौसम में वाइट कलर का देखा जाता है. द फिगर इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 23, फिगर 2.5C. Right? So this is the most commonest example of class Basidiomycetes, that is Garricus, Ustilago, that is smut, and Puccinia, it is also fungus. ये smut और जो है Ustilago और Puccinia जो हैं ये plant fungus है, rust जो plants के अंदर disease cause करते हैं, disease causing fungus है. Now the final class जो है इसकी आपके fungi kingdom fungi की, that is the Deuteromycetes. Commonly known as imperfect fungi, underline करें, because only the asexual vegetative phase of these fungi are known. इस फंगस के अंदर, इसके मेंबर्स के अंदर खाली asexual vegetative phase को ही देखा गया है. There are no other sexual phases as have not been observed. That is why the name is given imperfect fungi. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and the vegetative state has been given one name and placed under Deuteromycetes. भाई एसेक्सुअल फेज ही देखा गया था और सेक्सुअल फेज अगर इस फंगस इस क्लास के अंदर देखी भी गई थी तो उनको उनकी जो राइट पोजीशन थी उस क्लास के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया. तो इसीलिए इसको फिर और जो पॉसिबल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस जो स्टेजेस जो थी उसके बेसिस पे दे वर गिवन अ कॉमन नेम ड्यूटेरोमाइसिटीज़. तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास के जो मेंबर्स हैं, फंगस जो है इस क्लास के अंदर, उसके अंदर खाली वेजिटेटिव फेजेस देखे जाते हैं. सेक्सुअल फेज इज नॉट सीन. सेक्सुअल फेज इन एनी केस इफ इट इज सीन or observed also, then they are directly classified to their respective positions. That is why the name is given imperfect fungi. Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out into Deuteromycetes. Once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर मैक्सिमम क्या देखा जाता है साहब, एसेक्सुअल फॉर्म्स ही देखे जाते हैं. सेक्सुअल फॉर्म्स इसके अंदर नहीं देखे जाते हैं. तो सेक्सुअल फॉर्म्स अगर किसी 1 या 2 फंगस के अंदर देखी भी गए तो उनको किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया साहब, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया क्लास एस्कोमाइसिटीज़ में एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में. The Deuteromycetes reproduce only by sexual spores known as conidia. प्लीज़ अंडरलाइन करें, इनके अंदर खाली एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं और asexual स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं. The mycelium is again septate. I need not make you explain the term again. Septate क्या है and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. अंडरलाइन करो उसको. इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं सब, डिकम्पोजर्स भी हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स भी हैं और कुछ पैरासाइट्स भी हैं. पर मोस्टली ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास के जो मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर. लिटर जो गंदगी जो होती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम लिटर कहते हैं. और उस लिटर को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. और डिकम्पोज करने के बाद में सॉइल, एयर और वाटर के अंदर मिनरल साइकिलिंग को मेंटेन रखते हैं
हम कह सकते हैं कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन सब की साइक्लिंग को ये मेंटेन रखने का काम करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. प्लीज अंडरलाइन द टर्म्स. Now please switch on to page number 25. Now let's begin with Kingdom Plantae. Kingdom Plantae and Kingdom Animalia channel, we are going to discuss it in detail in the next forthcoming chapters. That is your chapter number 3 Plant Kingdom and chapter number 4 that is Animal Kingdom. Here we are going to just take a brief description of the two major kingdoms. Now Kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called as plants. Kingdom Plantae के अंदर सारे कौन से plants आते हैं? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक कौन से हैं? जो कि वेल डिफाइंड, जिनके अंदर सेल वॉल है. ऑल द सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हैव द वेल डिफाइंड सेल वॉल, chlorophyll containing organisms which are capable of doing the process of photosynthesis. A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants or parasites. कुछ प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से किस नेचर के हो सकते हैं? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है. और वो कौन से हैं साहब? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और पैरासाइट्स हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का बेस्ट एग्जांपल हमने लिया, हम पढ़ चुके हैं. निपेंथिस है, लिवरवर्ट्स हैं, नॉट लिवरवर्ट्स, ब्लैडोवर्ट है, ये है निपेंथिस है. ये सारे क्या हैं साहब? वीनस फ्लाई ट्रैप है. ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं बिकॉज दे ट्रैप द इंसेक्ट्स for their protein requirement. And Cuscuta is a parasite. Cuscuta जिसका कॉमन नेम है अमरबेल, जो कि प्लांट पैरासाइट है. ये प्लांट एक किसी भी प्लांट के ऊपर अपने आप को, ये Cuscuta प्लांट जो होता है ये अपने आप को ट्वाइन कर लेता है और ट्वाइन करने के बाद में ये हॉस्टोरिया या सकर्स डेवलप कर लेता है और उन सकर्स के थ्रू इट gains all the nutrition present in the stem and the different cells of the plant body and continue its life cycle, right? The plant cell detail I am going to study, I'll just make you explain in the next chapter. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. तो साहब जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं. सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके सबके चारों तरफ क्या होती है साहब? सेल मेम्ब्रेन होती है. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8 when we are going to study the structure of cell. Plantae includes algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. इन कैटेगरीज को या इन प्लांट्स को हमने बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हमारे 9th क्लास में पढ़ा है. अब डिटेल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉइड कैपिटोफिटिक. लाइफ साइकिल प्लांट की जो होती है वो 2 फेजेस में होती है, 2n and n, अगेन 2n देन n. तो ये जो पूरा जो रेपिटेशन है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. दैट इज द डिप्लॉइड फेज इज ऑल्टरनेटिंग विद हैप्लॉइड, अगेन डिप्लॉइड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups and plants. अब ये फेजेस इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी? डिप्लॉइड फेज का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा या हैप्लॉइड का ज़्यादा होगा? कितने समय के लिए होगा? किस तरह से होगा? ये सारा अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग स्पीशीज़ में ये हर में डिफरेंट होता है, डिफर करता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Detail will be done in chapter 3. So here it's only a brief description regarding kingdom Plantae. Now proceed on to the next, that is kingdom Animalia. This kingdom is characterized by the heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall. हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस 9 में पढ़ चुके हैं. बहुत 3 बेसिक डिफरेंस पढ़े हैं हमने. प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता है. प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एनिमल सेल्स के अंदर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ क्लोरोफिल. दैट इज़ वाई प्लांट्स आर हैविंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स आर बेसिकली हेट्रोट्रोफ्स. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. Animals क्या करते हैं साहब?
डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और वो अपने खाने को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एनगल्प करते हैं, उसको अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, एंड दो दैट ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड अप इन द लिवर सेल्स. So this is basically a difference between the plants and the animals. Their mode of nutrition is holozoic. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेना और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम द ग्रोथ इन एनिमल्स स्टॉप, राइट, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एनिमल्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. हायर फॉर्म्स ऑफ शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. अगर हम जैसे से हायरार्की की तरफ प्रोसीड करेंगे सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ, तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो बहुत वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं. इफ़ वी कंसिडर ह्यूमन बींग्स, वी हैव एन इलेबोरेटरी सेंसरी मैकेनिज्म एज वेल एज वी हैव न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, दैट इज आवर ब्रेन एंड आवर सेंसेस आर वेरी वेल डेवलप्ड. Most of them are capable of locomotion. Locomotion, that is, we move from one place to another. Animals show the property of movement, that is, they are fixed to one place, but animals can move from one place to another in search of food, mate and shelter. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Salient features of various phyla are described in chapter 4. Sexual reproduction होता है gametes formation से, sperms and ova are produced in the reproductive organs. Fusion of these two lead into the embryological development, and finally the embryological development leads into a development of an individual or an organism. Finally, we may conclude with the chapter viruses and viroids and lichens. This topic, children, we will discuss it tomorrow in our last class. After that, we are going to proceed with the lesson number 3, that is the classification of plant kingdom. So this is all for the day.